तो देखिए 2013 में कंटूर बंडिंग पे क्वेश्चन पूछा गया और पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब 1982 के क्वेश्चन कर रहे थे कि कंटूर बंडिंग आगे जाके पूछा जाएगा। अब सपोज 2013 में जो प्रिपेयर कर रहा था उसने 1982 का पीवाईक्यू लगा रखा होगा तो उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन बन गए। 2013 में लेटराइट सॉइल पे क्वेश्चन पूछे गए। 4 स्टेटमेंट देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट ये पूरा एनसीईआरटी से हो सकता है। रेड सॉइल में आयरन के डिफ्यूजन की वजह से कलर आ रहा है रेड। एरिड सॉइल आपको मिलती है, ये रीजन है एरिड सॉइल का, वेस्टर्न राजस्थान। सॉइल हेल्थ कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। तो वाटरशेड वो लैंड का पार्सल है जहां से सारा वाटर एक कॉमन कंड्यूट के अंदर आके डिपॉजिट होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनो आईएएस। सो माय नेम इज देवेंद्र और पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी 1990 तक कर चुके हैं। सॉइल का वीडियो चल रहा है, ये सेकंड वीडियो है, इसमें पूरा 46 ईयर्स का सॉइल का पूरा खत्म हो जाएगा आपका। तो 1991 में पूछा गया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच द कॉलम टाइप है फिशर इरप्शन। तो पहले ये जानना होगा कि फिशर इरप्शन होता क्या है। तो फिशर इरप्शन दिखाता हूं मैं आपको। तो फिशर इरप्शन क्या है कि एक तरह का वॉल्केनो का इरप्शन है, लावा बाहर आता है अलोंग द लीनियर ओपनिंग है जो कि लीनियर है, लॉन्गिट्यूडनल तरीके से लीनियर ओपनिंग्स है, वहां से लावा बाहर निकल के आ रहा है और इसमें बसाल्ट बाहर आता है, बसाल्ट टाइप लावा। और आपको पता ही है बसाल्ट टाइप लावा की जब वेदरिंग होगी तो ब्लैक सॉइल प्रोड्यूस करेगा। तो ब्लैक सॉइल, तो फिशर इरप्शन गोज टू ब्लैक सॉइल और आप जानते हैं कि डेक्कन लावा ट्रैप्स वहां से वेदरिंग होकर ब्लैक सॉइल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब एंटीक्लाइनोरियम बेल्ट। तो ये एंटीक्लाइनोरियम बेल्ट होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं, तो उससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इवन आप वहां भी नहीं जाके, अगर आप इवन मान लीजिए कि आपको ए ये फिक्स हो गया कि ए हो गया, ठीक है, फिशर इरप्शन से ब्लैक सॉइल आ रहा है, तो देखिए ए का 2 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये और ये बचा हुआ है। ठीक है, अब बी में एक तरफ 1 बता रहा है, बी में बता रहा है एलुविलियल, एक तरफ बता रहा है हिमालयन। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्या होता है एंटीक्लोनोरियम बेल्ट। तो एंटीक्लोनोरियम बेल्ट को जानने से पहले एक बार एंटीक्लाइन क्या होता है। तो एंटीक्लाइंस जो रॉक के बेड्स हैं वो आपके आर्च शेप में अपवर्ड फोल्ड हो जाते हैं तो एंटीक्लाइन बनता है, और वही आर्च शेप में डाउनवर्ड फोल्ड होते हैं तो सिंक्लाइन बनता है। सिंक्लाइन एक तरह का डिप्रेशन है, ये एलिवेशन है। ठीक है, तो एंटीक्लोरियम क्या है कि एक बहुत बड़ा एंटीक्लाइन है, ये एंटीक्लाइन, ये सिंक्लाइन, एक बहुत बड़ा एंटीक्लाइन है जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे फोल्ड सुपर इम्पोज हो गए, मतलब छोटे छोटे फोल्ड सुपर इम्पोज हो गए, छोटे छोटे माइनर फोल्ड्स हैं और उनसे बड़ा, उससे बना है एक बड़ा सा फोल्ड। तो ये आपका एंटीक्लोनोरियम बोला जाएगा सर। ठीक है, अभी आपको हिमालयस में देखने को मिलता है। इसी का जब यहाँ से इरोजन होता है, रिवर्स निकलती है तो इरोड करती है। ठीक है, रिवर इरोजन होता है तो वहां से बनेगी आपकी एलुविलियल सॉइल जो कि आगे जाके ये सिंक्लाइंस जो आते हैं उनमें डिपॉजिट होती है। ठीक है, ये जितने सिंक्लाइंस आ रहे हैं आपके डिप्रेशन है यहाँ पे डिपॉजिट होती है। ठीक है, तो फिशर इरप्शन का तो हो गया था ब्लैक सॉइल, एंटीक्लोनियम बेल्ट का हो गया एलुविलियल सॉइल। सी ऑफ तैथीस, तो सी ऑफ तैथीस क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो पहले क्या था कि एक लार्ज कॉन्टिनेंट हुआ करता था पैंजिया ब्रेक हुआ, लोरेशिया गोंडवाना में 2 कॉन्टिनेंट बने, तो बीच में जो ओशन क्रिएट हुआ उसका नाम था तैथीस। यहाँ पे बीच में ओशन था तैथीस, तो वो तैथीस सी है। अब ये तैथीस जो जियोसिंक्लाइन का मतलब एक लार्ज डिप्रेशन, क्योंकि सी, ओशन, लेक ये हो सकता है। तो तैथीस सी जब 2 इंडिया प्लेट, एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट की तरफ आ रही थी तो बीच में तैथीस सी के जो सेडिमेंट्स थे, यहाँ पे जो डिपॉजिट सेडिमेंट्स थे, ये सेडिमेंट्स फोल्ड हो गए और यही फोल्डिंग हिमालयस के नाम पे यंग फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानी जाती। तो 33 सी का रोल है हिमालय उसमें कि 33 सी के जो सेडिमेंट्स थे वो उनकी फोल्डिंग हुई और वो हिमालय में डिपॉजिट है, इसीलिए हिमालयस में आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिल जाएंगे। तो सी ऑफ 33 का हो गया हिमालयन माउंटेन चेन। अब सांगपो, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि सांगपो क्या है, कौन सी रिवर का नाम सांगपो है। तो एनसीईआरटी में, तो आप देखिए एनसीईआरटी आपकी 11th क्लास की इंडिया फिजिकल एनसीईआरटी में जो मेजर रिवर है, जो रिवर यहाँ से निकलती हुई ये जा रही है सांगपो रिवर, और यही रिवर जब इंडिया में एंटर हो रही है आगे जाके ये देखिए आप ब्रह्मपुत्र रिवर। तो सांगपो रिवर कोई और रिवर नहीं है, ब्रह्मपुत्र रिवर का ही नाम है तिब्बत के अंदर। और आप कमेंट करके बताइए कि सांगपो रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होती है, ये आप कमेंट में आप मुझे बताएं। तो फाइनल मैच द फॉलोइंग क्या होता है, ये उस हिसाब से आपका आंसर हो गया बी। 1993 में पूछा जाता है कि सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव अ हाई कंटेंट ऑफ व्हाट। ये एलिमेंट्स दे रखे हैं,
तो राजस्थान की जो वेस्टर्न राजस्थान की सॉइल है उसमें किसका हाई कंटेंट है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्टर्न राजस्थान में सॉइल कौन सी है। तो सॉइल का जो मैप है वो देखते हैं। तो वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल है आपकी, एरिड सॉइल, ठीक है। अब एरिड सॉइल जो होती है वो मोस्टली वो कैल्शियम रिच सॉइल होती है, उसमें कंकर्स होते हैं बहुत सारे, और यही हम एनसीईआरटी में देखेंगे। तो एरिड सॉइल देखिए आप, एरिड सॉइल मोस्टली जो है आपकी रेड टू ब्राउन कलर में है, सलाइन है, थोड़ी सैलिनिटी है क्योंकि हाई इवेपोरेशन हो रहा है वहां पे, हाई इवेपोरेशन की वजह से सैलिनिटी है इसके अंदर। उसके अलावा नाइट्रोजन थोड़ी सी इनसफिशिएंट है, फॉस्फेट ठीक ठाक नॉर्मल मात्रा में, बट इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। आप देखिए इसको मैं जूम करता हूं आपके लिए। तो इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट है एंड द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन। तो डेजर्ट सॉइल इज रिच इन कैल्शियम। तो अभी अभी हमने देखा कि कैल्शियम रिच है, नाइट्रोजन इनसफिशिएंट है, फॉस्फोरस जो है ठीक ठीक कंटेंट में है। एल्यूमिनियम रिच वाली जो सॉइल होती है वो होती है लेटराइट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको लेटराइजेशन प्रोसेस, लेटराइट सॉइल बनती कैसे, तो वो होती है लेटराइट। तो आंसर हो गया हमारा कैल्शियम। इंडिया के अंदर नाइट्रोजन रिच अगर आप सॉइल देखेंगे तो तराई रीजन वाली सॉइल जरूर एक नाइट्रोजन रिच। मोस्टली इंडिया की जो ज्यादातर सॉइल्स हैं सब नाइट्रोजन डेफिशिएंट है, ऐसे भी आप कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्टाइल सॉइल सुटेबल ग्रोइंग फॉर कॉमन क्रॉप लाइकली टू हैव अ पीएच 1993 में। एक फर्टाइल सॉइल का पीएच क्या होना चाहिए? पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, H+ आयन, ठीक है। तो कम पीएच है मतलब 7 से कम पीएच है, बिलो 7 तो एसिडिक सॉइल बोला जाता है, 7 से ज्यादा है तो बेसिक सॉइल। तो एक आइडियल पीएच क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल पीएच क्या होना चाहिए? तो जो एक नॉर्मल पीएच चाहिए सॉइल के लिए वो 6 to 7 के आसपास होना चाहिए। 6 to 7 इज शुड बी द नॉर्मल पीएच। 3 और 4 ये एसिडिक हो गया, एसिडिक सॉइल इज नॉट गुड। 9 to 10 या अल्कलाइन हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, ठीक है। तो 6 to 7 इज द आइडियल। एसिडिक और अल्कलाइन वाला कंसेप्ट मैंने पुराने वीडियो में आपको अच्छे से डिटेल में बताया। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1994 में, और इसी से रिलेटेड आगे 2001 में पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ इरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ चंबल रेवाइन। चंबल रेवाइन में कौन सा इरोजन हो रहा है? एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है हालांकि, बट एक बार आपको पता होना चाहिए स्प्लैश, शीट, रिल और गली इरोजन है क्या। तो देखते हैं कि ये है क्या। तो आप इस इमेज को देखिए, स्प्लैश इरोजन जब भी रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल का ड्रॉप आके गिर रहा है, उससे थोड़े से पार्टिकल ऐसे उछलेंगे रेनफॉल के ड्रॉप से, तो उससे होता है स्प्लैश इरोजन, स्प्लैश ऑफ रेनफॉल when it is striking on the land। तो शीट इरोजन में क्या होता है कि टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पे पानी की एक चद्दर चलती है, इट्स लाइक वाटर रनिंग डाउन, सो द एंटायर अबव स्मॉल शीट ऑफ द सॉइल लेयर इज बीइंग इरोडेड बाय द वाटर। तो पूरा का पूरा ऊपर का टॉप शीट ऑफ सॉइल इज इरोडेड, ठीक है। रिल इरोजन और गली इरोजन। तो रिल इरोजन में क्या होता है कि छोटी छोटी रिल्स, छोटी छोटी नैरो ड्रेनेज पैटर्न के हिसाब से जो भी लो लाइंग एरिया है उसके हिसाब से छोटी छोटी रिल्स बन जाती है, और गली के अंदर यही रिल्स जब बहुत ज्यादा डीप हो जाए और बहुत ज्यादा वाइड हो जाए तो गली बन जाती है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट मैं आपको एक बार दिखाता हूं। दिस इज स्प्लैश, ये रिल छोटी छोटी रिल्स, और ये रिल बड़ी हो गई तो गली इरोजन। और चंबल रेवाइन्स में क्या है, बहुत गली इरोजन हो रखा है, तो इसीलिए वहां पे बहुत अपलैंड्स, अंडुलेटिंग लैंड्स हैं विच इज नॉट फिट फॉर कल्टिवेशन ऑल्सो। टॉप लेयर भी काफी जा चुकी है वहां पे, और नॉट इवन फिट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो और आंसर इज गली इरोजन, ठीक है। अब 1994 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज इनफर्टाइल बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ आयरन। आयरन की एक्सेस से कौन सी सॉइल इनफर्टाइल हो रही है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आयरन की एक्सेस में है। याद हो आपको कि लेटराइट जब मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तो लेटराइट सॉइल जो है उसमें एल्यूमिनियम और आयरन ये एक्सेस में, ये टॉप लेयर में रह जाते हैं, सिलिका लाइन लीच हो जाते हैं बिलो लेयर में, ठीक है। दूसरी चीज, अभी अभी हमने डेजर्ट एरिड सॉइल के बारे में पढ़ा, वहां पे कहीं भी ऐसा नहीं था, ठीक है, ये हटा। एल्यूवियल सॉइल के बारे में कहीं भी आप नहीं जानते कि आयरन रिच होती है, ठीक है। पोर्टजोलिक, अब ये पोर्टजोलिक क्या चीज है? अब पोर्टजोल क्या होता है, कभी भी आपको ऐसे आ जाए पोर्टजोल्स, तो पोर्टजोल के अंदर क्या हो रहा होता है, जस्ट उल्टा ऑफ लेटराइजेशन। तो लेटराइट सॉइल में क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम और आयरन टॉप लेयर पे रह जा रहे हैं, सिलिका लाइन नीचे लीच डाउन हो जा रहे हैं। बट पोर्टजोल के अंदर क्या होगा कि टॉप लेयर से एल्यूमिनियम और आयरन ये लीच होंगे, ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है। और पोर्टजोल्स आपका होता है टेम्परेट रीजन में ज्यादा,
जहाँ पे कोल्ड ह्यूमिड एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, कॉनिफर्स ट्रीज होंगे, उनकी जो नीडल्स होती है उसमें से चिलेटिंग एजेंट निकलता है, वो चिलेटिंग एजेंट पानी के साथ कंबाइन होके एल्यूमिनियम और आयरन को लीच डाउन कर देता है नीचे, ठीक है। तो ऊपर की टॉप सॉइल यहाँ पे रिच हो जाती है नॉर्मल सिलिका, कैल्शियम, इन सब में, और डेफिशिएंट हो जाती है एल्यूमिनियम आयरन में, पोर्टजोल वाले केस में, ठीक है। और इसी का उल्टा हो रहा है लेटरलाइजेशन में या लेटराइट वाली सॉइल में, कि यहाँ पे जो आपको चाहिए वो चाहिए कोल्ड ह्यूमिड एनवायरनमेंट नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे हाई टेम्परेचर और रेनफॉल, मतलब बेसिकली हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए आपको, इन शॉर्ट, जहाँ पे टॉप लेयर एल्यूमिनियम और आयरन रिच होती है। और लेटराइट सॉइल जैसा कि आप जानते हैं इट्स नॉट मच फर्टाइल, इट कैन बी यूज फॉर प्लांटेशन एक्सेट्रा, और इसमें आपको फर्टिलाइजर वगैरह यूज करना पड़ता है हैवीली टू मेक इट अ लिटिल मोर प्रोडक्टिव। तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस आयरन किस में है? एक्सेस आयरन लेटराइट में, तो आंसर शुड बी लेटराइट्स। 2001 में जैसा अभी हमने देखा था कि चंबल रेवाइंस के अंदर कौन से टाइप का इरोजन हो रहा है, तो अभी आगे की करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन्स, जो प्रोसेस है इरोजन का, तो उसका ऑर्डर क्या है कि पहले कौन सा हो रहा है, दूसरा कौन सा है, फिर तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो देखिए सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन, रेनफॉल आई, बूंद गिरी, स्प्लैश छोड़ा, स्प्लैश इरोजन होगा। स्प्लैश इरोजन के बाद होता है जब पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई, फिर पानी की चादर चलने लगी, शीट इरोजन, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर आता है शीट के बाद वो आता है रिल इरोजन, और उसके बाद जब रिल इरोजन और भी बहुत ज्यादा हो गया और बहुत बड़ी रिल्स बन गई और डीप हो गई, गली का फॉर्मेशन हो गया, तो हो जाता है गली इरोजन। तो ऑर्डर है, फर्स्ट इज स्प्लैश, सेकंड इज शीट, थर्ड इज रिल, एंड देन गली इरोजन। गली इरोजन इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन, फिर रिकवरी करना बड़ा मुश्किल है। तो अभी हमने देखा, तो क्या ऑर्डर रहना चाहिए प्रोसेस में? सबसे पहले आएगा आपका स्प्लैश, उसके बाद शीट, फिर रेल, फिर गली इरोजन। सो ए शुड बी द करेक्ट आंसर, और इसी का रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 में आपसे पूछा गया कि व्हेन यू ट्रेवल इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दिस कलर? कलर ऑफ द सॉइल, तो सॉइल का कलर बहुत सारी चीजें शेप करती है, जैसे कि पेरेंट रॉक हो गया, क्लाइमेट हो गया वहां का, ठीक है, ह्यूमस हो गया, ये सारी चीजें। जैसे कलर में फॉर एग्जांपल पेरेंट रॉक का के अंदर जो मिनरल वगैरह का कलर है, मिनरल रॉक का कलर, तो वो कलर आ जाता है। हाई ह्यूमस कंटेंट अगर मान लीजिए तो डार्कर कलर आता है सॉइल का, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो रेड सॉइल के अंदर जो कलर है वो कहाँ से आ रहा है? अब मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से दिखाऊंगा। सो 11th क्लास एनसीईआरटी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, द सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक फॉर्म। तो रेड कलर होता है क्योंकि आयरन के फेरोमैग्नेटिक सिलिकेट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि आपके पेनिनसुलर के जो रॉक्स हैं, इग्नियस क्रिस्टलाइन रॉक्स जैसे ग्रेनाइट, नीस, है ना, शिस्ट, इन सब में, तो उन सब की वेदरिंग, उनमें आयरन रिच सिलिकेट्स होते हैं। तो उस आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है कि जो जंग लगता है, ठीक है, तो रस्ट है, रस्ट का कलर रेड होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन लीड्स टू दिस रेड कलर, ठीक है। अब यही रेड कलर येलो में कैसे बदल रहा है वो भी हाथ के हाथ देख लीजिए। इट लुक्स येलो व्हेन अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, अगर उसमें आपने मतलब वो हाइड्रेटेड है, मतलब पानी की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी है उस सॉइल के आसपास, है ना, उस रीजन में, तो वो रीजन की जो सॉइल होगी वो येलोइश दिखेगी आपको। और जिस रीजन में थोड़ी बहुत सेमी एरिड रीजन है, इस तरीके का है, एरिड रीजन टाइप का है, वहां पे आपको थोड़ा सा रेडिश दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज जैसे आप देख सकते हैं कि जंग लगता है पानी में तो येलोइश येलोइश भी थोड़ा सा दिखता है, तो उसी तरीके से। तो रेड सॉइल का कलर कहाँ से आ रहा है? प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, अभी हमने देखा। ह्यूमस, ह्यूमस से डार्कर कलर आता है, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर आ जाएगा, ये है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें मैंने यही बताया कि रेड कलर, आयरन ऑक्साइड, वार्म ह्यूमिड, इंटेंस वेदरिंग, ग्रेनाइट, मेटामॉर्फिक रॉक। येलो में क्या होगा कि हाइड्रेटेड आयरन, पानी होगा, तो इस तरीके से ये पानी बेसिकली मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरियाज में, और येलोइश टू पेल येलो दिखता है। सो आपको याद हो मैंने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से सैलिनाइजेशन कंसेप्ट आपको बताया था। तो सैलिनाइजेशन अकर्स व्हेन इरिगेशन वाटर accumulated and evaporates leaving behind salt and minerals. What are the effect of salinization? तो बेसिकली द इफेक्ट ऑफ सैलिनाइजेशन, देखिए सैलिनाइजेशन, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल, इन सब में आपको इफेक्ट पता होना चाहिए। व्हाट आर द रेमेडीज वगैरह, ये सारी चीजें, कॉजेज वगैरह, ये सब पता होना चाहिए। 2011 में पूछा गया ये। तो सैलिनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है? देखिए सैलिनाइजेशन में क्या हो रहा होगा कि सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, तो जो बीच में पोरोसिटी है, ठीक है, उसमें सॉल्ट अक्युमुलेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, अक्युमुलेट्स इन द, तो सॉल्ट
स्पेस ले रहा है यहाँ पे। मान लेते हैं सॉल्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं कुछ, तो सॉल्ट आ जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो पोरोसिटी रिड्यूस हो रही है, दूसरा सॉल्ट जो है हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उससे क्या होगा, रूट जहाँ पे रूट जोन होती है वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम कर देता है। अगर सैलाइन सॉइल होगी तो पानी अवेलेबल नहीं होता है, फिर प्लांट्स वगैरह को दिक्कत होती। तो देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये। इट ग्रेटली इंक्रीजेज द क्रॉप प्रोडक्शन, नो इट रिड्यूसेज द क्रॉप फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्शन। इट मेक्स सम सॉइल इम्परमिएबल, सम सॉइल इम्परमिएबल। इम्परमिएबल का मतलब होता है नॉट लेटिंग द वाटर फ्लो थ्रू, ठीक है। परमिएबिलिटी मतलब वाटर पास हो जाना, ठीक है, सॉइल से। इम्परमिएबिलिटी मतलब वाटर सॉइल से पास ना होना। तो सॉल्ट का अकुमुलेशन होने से स्पेस जो है, पोरोसिटी और परमिएबिलिटी दोनों ये रिड्यूस हो जाती है। तो काइंड ऑफ इम्परमिएबल सॉल्ट की एक अकुमुलेशन बैड, एक चद्दर जो कि उसको पानी को जाने से रोकती है। तो दिस मेक सम सेंस, इसको रखते हैं अभी। इट रेजेज द वाटर टेबल, वाटर टेबल रेज करने से सैलिनिटी का कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट वाटर टेबल, रेज्ड वाटर टेबल में सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो सकती है अगर एरिड क्लाइमेट है, क्योंकि इवेपोरेशन होगा, कैपिलरी एक्शन आएगा, उससे कैपिलरी एक्शन से नीचे से पानी ऊपर की तरफ आएगा और इवेपोरेट होगा, सॉल्ट अकुमुलेशन होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं। इट फिल्स द एयर स्पेस इन द सॉइल विथ वाटर, नो विथ वाटर नहीं, विथ सॉल्ट होता तो मान लेते हैं। तो ये भी गलत, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। तो नाउ 2013 में पूछा जाता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटराइट सॉइल इन इंडिया आर करेक्ट। तो लेटराइट सॉइल जैसे मैंने पिछले वीडियो में काफी अच्छे से बताया था, लेटराइट सॉइल यस दे आर जनरली रेड इन कलर। लेटराइट सॉइल को ब्रिक मेकिंग और इन सब में भी काम आता है। लेटराइट सॉइल एल्यूमिनियम और आयरन में रिच होती है, उस आयरन की वजह से रेडिश कलर आ गया आपका। दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश। तो देखिए इंडिया की जनरली सारी ही सॉइल, तराई सॉइल वगैरह को छोड़ के, दे आर पुअर इन नाइट्रोजन, तो एलिमिनेट। सो दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। तो सॉइल का मैप देखते हैं तो यूपी में कोई वेल डेवलप्ड नहीं है। यूपी के अंदर आपको लेटराइट सॉइल नहीं मिलती। हाँ, राजस्थान के अंदर अरावली हिल्स के आसपास आपको मिल जाएगी, बट यूपी के अंदर नहीं है, तो वो स्टेटमेंट भी गलत। तो अभी हमने देखा यूपी के पास नहीं है, राजस्थान में फिर भी है लेटराइट सॉइल, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये हम रॉन्ग कर ही चुके हैं कि रिच नहीं होती नाइट्रोजन में, रेड कलर होता है आयरन की वजह से, ठीक है। 1 and 4 ये टपोकिया एंड कैश्यू नट्स ग्रोन वेल ऑन दी सॉइल। देखिए लेटराइट सॉइल जो है वो प्लांटेशन के लिए काफी काम आती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट वगैरह आप कैश्यू नट वगैरह ये सब देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की प्लांटेशन क्रॉप्स जो होती है उनमें काफी फर्टिलाइजर ऐड कर दीजिए आप, तो प्लांटेशन के लिए काफी सही सॉइल मानी गई है लेटराइट सॉइल। तो 1 and 4 इज द आंसर। तो कंटूर बंडिंग 1982 में भी पूछा गया एंड 2013 में भी। कंटूर बंडिंग होती क्या है पहले तो ये देख लीजिए। और कंटूर क्या है? कंटूर क्या है? सेम एलिवेशन पॉइंट या सेम हाइट के पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग द सेम एलिवेशन पॉइंट, ठीक है। बंडिंग इज क्रिएटिंग अ बंड, क्रिएटिंग अ बैरियर, काइंड ऑफ मे बी ट्रेंचिंग, मे बी अ बिग रिजेस, ठीक है, रिजेस, ट्रेंचेस एक्सेट्रा, अ बैरियर, अ काइंड ऑफ अ बैरियर। तो एनसीईआरटी में देख सकते हैं आप, 6th क्लास के एनसीईआरटी में कंटूर बैरियर्स, एक बैरियर्स हम अलोंग द कॉन्टूर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें ट्रेंचेस वगैरह अदर बैरियर्स होते हैं, ठीक है, सो दैट सॉइल इरोजन कम हो सके। और ये होता है हिली रीजन्स के आसपास, हिली रीजन्स, स्लोप जहाँ पे हाई रिलीफ होती है वहां पे ये यूज होता है। मोर और लेस टेरेस जैसा ही होता है, बट टेरेस फार्मिंग में आपको टेरेसेस क्रिएट करने पड़ते हैं ऐसे स्टेयर्स की तरह, ठीक है। सो देखते हैं कंटूर बंडिंग। डेजर्ट मार्जिन्स लाइबल टू स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन, वो डेजर्ट मार्जिन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड एक्शन है, मतलब वहाँ पे विंड इरोजन ज्यादा है, तो वहाँ पे कंटूर बंडिंग हेल्प नहीं कर पाएगा। लो फ्लैट प्लेन्स क्लोज टू स्ट्रीम लाइबल टू फ्लडिंग, तो देखिए वो जैसे कि मान लीजिए यूपी नदी गंगा यमुना के किनारे वाले लो फ्लैट प्लेन्स, मतलब फ्लड प्लेन्स बेसिकली, फ्लड प्लेन्स में होने वाला इरोजन। तो फ्लड प्लेन्स में होने वाले इरोजन के लिए आप और भी तरीके, आप कंटूर बंडिंग से वहाँ भी काम नहीं चल पाएगा, आपको यहाँ पे लेवीज, नेचुरल लेवीज बनानी पड़ेंगी। मे बी आपको वाटर लॉगिंग टॉलरेंट प्लांट्स या क्रॉप्स आपको उगानी पड़ेंगी, है ना। आप यहाँ पे एनीकट डैम या ट्रेंचेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि फ्लड का पानी वहीं पे रह जाए, है ना। एनीकट डैम वगैरह ये सब यहाँ पे, ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपके। तो ये भी नहीं हो सकता। स्क्रब लैंड्स लाइबल टू स्प्रेड ऑफ वीड ग्रोथ, तो वीड ग्रोथ जहाँ पे ज़्यादा हो रही है वहाँ पे आपको मल्चिंग वगैरह करिए ताकि वीड ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है। प्लोइंग कर दीजिए, डीप वीडिंग करिए, ये सारी चीज़ें, तो ये भी काम नहीं आएगा। तो नन ऑफ द अबव। अगर यहाँ पे होता हिली टेरेन्स या हाई रिलीफ रीजन्स, ठीक है, हाई स्लोप रीजन, तो फिर वो आंसर बन पाता।
तो नन ऑफ द अबव शुड बी द आंसर। 2014 में पूछा गया सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके साथ सॉइल इरोजन एसोसिएटेड है। ठीक है, टेरिस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, इट्स नॉट एसोसिएटेड विद सॉइल इरोजन। तो टेरिस कल्टीवेशन नहीं हुआ। डिफॉरेस्टेशन, यस, डिफॉरेस्टेशन जहां भी होगा वहां सॉइल इरोजन होगा, ये फिक्स है, चाहे वो विंड से हो चाहे वो वाटर इरोजन से हो। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ सॉइल इरोजन, क्योंकि अनलेस अनटिल आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, अनलेस अनटिल ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्योंकि अच्छा खासा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उल्टा सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो बिल्कुल श्योरिटी से आप नहीं कह सकते कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज एसोसिएटेड विद सॉइल इरोजन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी 2 ओनली, डिफॉरेस्टेशन। अब देखिए आप, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम 2014, पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि कुछ स्कीम जो सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड है वो भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखे। तो पहली चीज़ तो ये कि वाटरशेड होता क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ की ये स्कीम क्या है, ये पता होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि वाटरशेड क्या होता है। तो वाटरशेड एक लैंड का ऐसा पार्सल होता है जहाँ पे सारा जो प्रेसिपिटेशन, स्नोफॉल हो चाहे रेनफॉल हो, जो भी हो, जितना भी वाटर है सब फ्लो होके एक ही जगह पे आके मर्ज कर जाता है। ठीक है, एक ही जगह पे आके एक कंड्यूट पे, चाहे वो रिवर हो चाहे वो ओशन हो, है ना, लेक हो, एक जगह पे आके मर्ज कर जाएगा, तो उससे बोलते हैं वाटरशेड। वाटरशेड डिवाइड, वो लाइन जहाँ से उस पार का वाटर इधर नहीं आएगा, है ना, तो वो डिवाइड्स होते हैं, वाटरशेड डिवाइड। जैसे कि अरावली इज अ वाटरशेड डिवाइड बिटवीन गैंजेस सिस्टम एंड देयर यू हैव इंडस सिस्टम। अब आते हैं कि वाटरशेड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम क्या है। तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि 2009-10 में चलाया गया था, अब ये मर्ज हो चुका है। अब इसका नाम है वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ पीएम कृषि सिंचाई योजना। 2015-16 में से पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंदर मर्ज कर दिया था। नाउ इट इज कॉल्ड एज वाटर डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द पोटेंशियल ऑफ रेन, मतलब इसमें होता क्या है कि आप जो पूरा जो वाटरशेड एरिया है उसके अंदर आपको वाटर रिसोर्सेस और सॉइल रिसोर्सेस दोनों को आपको मैक्सिमम तरीके से कंजर्व करना है इन हार्मनी। ठीक है, स्ट्रेंथन कम्युनिटी, लोकल बेस्ड लाइवलीहुड बढ़ाना है, कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना है और इम्प्रूव द वाटर एफिशिएंसी प्रोजेक्ट जितने भी है। तो ये सारी चीज़ें करनी होती है इसके अंदर। यस, सॉइल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, यस, जैसे इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री, अफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें भी करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यस, वाटर रिसोर्सेज को और एगमेंट करना और बढ़ाना, जिसमें रिचार्जिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सब शामिल है। रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यस, अफॉरेस्टेशन, ये सब करके नेचुरल वेजिटेशन, बिकॉज दे हेल्प्स इन बोथ कंजर्विंग द सॉइल रिसोर्सेज एज वेल एज द वाटर रिसोर्सेज। तो ऑल इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिर 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा गया जो कि सॉइल से ही रिलेटेड, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो पहली चीज तो ये स्कीम क्या है, पूछा गया कि व्हाट इट एम्स एट। तो ये देख लेते हैं ये स्कीम क्या है, ये हेल्थ कार्ड क्या चीज़ है। तो देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है। तो इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी लैंड के पार्सल का, कोई भी फार्म लैंड का 12 पैरामीटर, 12 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएशन होता है, उसकी रिपोर्ट कार्ड दी जाती है उस सॉइल की कि यहाँ की सॉइल की कैसी फर्टिलिटी है, क्या न्यूट्रिएंट्स मिक्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो मोस्टली कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर पीएच, एसिडिटी, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, ऑर्गेनिक कार्बन बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें चेक होती है, 12 पैरामीटर्स होते हैं। 3 साल में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है, ठीक है, फार्मर को ये रिपोर्ट दी जाती है सो दैट कि फार्मर अब प्रॉपर सॉइल हेल्थ कार्ड होगा तो प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कर पाएगा, प्लान कर पाएगा फ्यूचर क्रॉप्स को, और जितना भी न्यूट्रिएंट लैकिंग है सॉइल के अंदर उसी हिसाब से फर्टिलाइजर्स को यूज करेगा, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। सो अल्टीमेटली द क्रॉप यील्ड विल राइज एंड the investment in nutrient fertilizer will also reduce. Also less use of fertilizer will happen, क्योंकि अभी क्या होता है कि if you don't know about the soil nutrients तो आप यूरिया भी डाल दोगे, डीएपी भी डाल दोगे, है ना, कुछ भी, तो फर्टिलाइजर का यूटिलाइजेशन भी रिड्यूस करेगा। नाउ कमिंग टू बैक टू द क्वेश्चन, एक्सपेंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर इरीगेशन। नो, सॉइल हेल्थ कार्ड से कोई वाटर रिसोर्स तो ऑगमेंट कर नहीं रहा, तो एक्सपेंड कैसे होगा इरीगेशन के अंडर एरिया। इसके लिए तो आपको वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगेंगे, ठीक है, इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनेबलिंग द बैंक एसेट टू गिव लोन्स टू द फार्मर ऑन द सॉइल क्वालिटी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में कोई भी ऐसी फीचर्स का कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे गारंटी कि हाँ बैंक्स विल गिव यू अ लोन ऑन बेटर सॉइल हेल्थ कार्ड रिपोर्ट। तो ये
ये भी नहीं. नाउ चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर. यस, नाउ द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड के बेसिस पे आप उतना ही फर्टिलाइजर रिड्यूस करोगे जिसकी रिक्वायरमेंट है. सारी फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहोगे. तो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ दिस क्वेश्चन केम इन 2021. ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ. तो जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, तो उसमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि जो सॉइल फॉर्म हो रही है उसकी फॉर्मेशन कंडीशन क्या है, किससे फॉर्म हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए. ऐसे ही ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर जो फॉर्मेशन है वेदरिंग का वो क्यों हो रहा है. और सेम क्वेश्चन अभी हमने देखा आ चुका है, फिशर वोल्केनो रॉक फिशर, ये आंसर था उसका. ठीक है, आप देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है बसाल्ट लावा या बसाल्ट रॉक के वेदरिंग से, और ये बसाल्ट रॉक आता है फिशर वोल्केनिक कैटेगरी में. ठीक है, तो बी शुड बी द राइट आंसर. ग्रेनाइट शिस्ट, इनसे मोस्टली जो सॉइल बन रही है वो रेड एंड येलो बन रही है पेनिनसुलर ब्लॉक के अंदर. हालांकि तमिलनाडु वगैरह के अंदर जो ग्रेनाइट वेदरिंग की वजह से ब्लैक सॉइल भी बन रही है, वो ग्रेइश बन रही है, थोड़ा सा ग्रे कलर है उसका, एग्जैक्ट ब्लैक नहीं है बट ब्लैक सॉइल ही बोला जाता है, ग्रे कलर है. लाइमस्टोन वगैरह से बनने वाली जो सॉइल होती है वो लाइम रिच होती है, मतलब कैल्शियम रिच होती है बेसिकली. शेल मड से मड के सेडिमेंट से सेडिमेंट रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक है शेल, जो जिसमें फाइनर सिल्ट क्ले ज़्यादा होता है. तो इससे बनने वाले जो भी सॉइल होगी इसकी वेदरिंग से, तो उसके अंदर भी सिल्ट और क्ले ज़्यादा होगी, तो क्लेई लोमी या इस टाइप की सॉइल बनेगी इससे भी. ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल ब्राउन ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा, तो थोड़ा डार्कर कलर आता है सॉइल के अंदर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब 2021 तक आया. 22, 23, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया सॉइल से रिलेटेड, तो 25 में आ सकता है. नाउ द सॉइल entirely of 46 years has been completed by me. We'll move forward to the next section. Thank you for watching and please do subscribe.